दोस्तों नमस्कार। ये जो मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, ये सिक्स क्लास का ध्यान रखें दोस्तों। सिक्स क्लास का ये एनसीईआरटी का हिस्ट्री से, ठीक है, इतिहास से ये पहला अध्याय है। ठीक है, तो सिक्स क्लास के एनसीईआरटी में कुल अध्याय की जो संख्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कुल अध्याय की संख्या, एक सेकेंड, जो कि 11 है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक अध्याय या किसी दिन दो अध्याय को लेकर ये पूरा एनसीईआरटी 6, 7, 8 और हिस्ट्री नहीं, सही हिस्ट्री सिर्फ नहीं बल्कि पॉलिटी और इकोनॉमी और ज्योग्राफी, ठीक है, ये तीनों को कवर किया जाए जो कि आपको 6 to 8 में काम आए सामाजिक विज्ञान में। ठीक है, और साथ ही साथ आप सीटेट भी करना चाहते हैं तो उसमें भी ये काम आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि ये एनसीईआरटी है, सिक्स क्लास का हिस्ट्री का अध्याय पहला है। बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी फिर से दोबारा आ रही शिक्षक का, जिसमें 1,20,000 होगा। कुल रिक्तियाँ अभी आज ही नीतीश कुमार जी जो सीएम हैं बिहार के, उसने इसका घोषणा किए और जल्दी ही कहा गया अपने अधिकारियों से कि ये भी वैकेंसी 2 महीना में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लग जाइए और जल्दी से जल्दी आप जुड़ भी जाएं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, देखिए आज का पहला अध्याय है और अध्याय का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, ये पहला अध्याय है, यानी अतीत के बारे में जानना है। तो हम अपने अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन है कि क्या अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। तो हाँ, जान सकते हैं। अतीत के लोग क्या खाते थे, कि कैसे क्या खाते थे, कैसे कपड़ा पहनते थे, किस तरह घरों में रहते थे, ये सब जान सकते हैं। साथ ही साथ उस समय के लोग आखेटक यानी शिकारी थे, पशुपालक थे, कृषक, शासक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक जीवन के बारे में हम पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आप इसके क्रम को देखेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि शुरू में लोग शिकारी थे, इसके बाद धीरे धीरे पशुपालक बने, फिर कृषक बने, फिर शासक वर्ग आए, फिर व्यापारी वर्ग आएंगे, फिर पुरोहित वर्ग हुआ, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, आज वैज्ञानिक के दौर में। ठीक है, इन सबके जीवन के बारे में हम जान सकते हैं। ठीक है, सबके जान सकते हैं। यही नहीं, हम यहाँ पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे क्या खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन सी गीत गाते थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब है हम अपने अतीत के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं। ऐसी कोई बातें नहीं है जो हम नहीं जान सकते। ठीक है, बात यहाँ पर और खुल के आती है कि लोग कहाँ रहते थे। ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, तो देखिए कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। ठीक है, और वहाँ के लोग, आरंभिक लोग जो थे वो कुशल संग्रहक थे। ठीक है, संग्रहक का मतलब है इकट्ठा करना, यानी किसी चीज़ का इकट्ठा करना, चुन कर इकट्ठा करना, और उसके आसपास के जंगलों का जो एक विशाल संपदा थी, जंगल में जो विशाल संपत्ति थी, उनसे वो परिचित था और वे जानवर को भी पालते थे, जानवर को भी शिकार करते थे। ठीक है, जानवर को भी शिकार करते थे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि आरंभिक लोग कहाँ रहते थे, नर्मदा नदी किनारे रहते थे। ठीक है, साथ ही साथ वहाँ के लोग जो थे वो कुशल संग्रहक थे। साथ ही साथ वहाँ का जो जंगल था, जंगल में जो विशाल संपदा थी, संपत्ति थी, उसके बारे में वो लोग परिचित थे। साथ ही साथ वो लोग जानवरों का भी शिकार करते थे। ठीक है, बात खुल के आती है कि उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया। ठीक है, तो किरथर और सुलेमान की पहाड़ी कहाँ पर है ये आपको जानना है। तो ध्यान रखिए, पाकिस्तान
अभी पाकिस्तान जहाँ पर है, ठीक है, वहाँ पर देखें सुलेमान की पहाड़ी है और वहीं पर किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र, भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में दो जगह थी, सुलेमान की पहाड़ियाँ और किरथर की पहाड़ियाँ, ठीक है। वहाँ पर उस जगह पर सबसे पहले जो चीज़ें उपजाया गया वो चीज़ें क्या थी, गेहूं और जौ था, ठीक है। क्या थी, गेहूं और जौ था, ध्यान रखेंगे। वहाँ के लोग भेड़ बकरी, गाय बैल पशु, यानी गाय बैल जैसे पशुओं का पालन भी करना शुरू किया। और अब यहाँ पर बात खुल के आती कि भेड़ बकरी क्यों, गाय बैल ही क्यों, तो लोग उन पशुओं को पालन करना शुरू किया जिससे उनको खतरा कम था, ठीक है, कम खतरा था। यानी कहीं मतलब बाघ को पालना क्यों शुरू किया, बाघ पालते पता नहीं जो पालते उसी खा जाता, ठीक है। इसीलिए भेड़ बकरी गाय बैल को पालना इसलिए शुरू किया कि ये शाकाहारी है, हाँ बैल मार सकता है, ठीक है, गाय भी मार सकती है, लेकिन खतरा कम है, ठीक है, अधिक नहीं खतरा यहाँ पर है। साथ ही साथ ये लोग क्या थे, गांव में रहते थे, ठीक है, ये लोग गांव में रहते, ध्यान दीजिए, ठीक है। और सब मैं दोस्तों ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये पूरी तरह से एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है। इससे जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं एनसीईआरटी में, ठीक है। प्रत्येक अध्याय का निचोड़ आपको दिया जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उत्तर पूर्व गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी, ऐसे कुछ ऐसे क्षेत्र थे। यानी आप देखेंगे उत्तर पूर्व में जाएंगे मेघालय के पास, वहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जयंतिया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ गारो की बात किया जा रहा है, ठीक है, गारो। और मध्य भारत में आएंगे तो वहाँ पर दिखाई पड़ेगा विंध्य श्रेणी, ठीक है, विंध्य पर्वत श्रेणी। तो वहाँ विंध्य पर्वत श्रेणी अभी भी दिखाई पड़ेंगे, आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो एनसीईआरटी की बुक होगा उसमें एक मैप दिया हुआ है। मैं कोशिश किया इस मैप को यहाँ पर भी आपको दिखाने के लिए, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया और मैं लोड नहीं कर पाया इसको, ठीक है। तो गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी कुछ ऐसे क्षेत्र से थे जहाँ कृषि का विकास हुआ और जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वो क्षेत्र क्या है, विंध्य के ऊपर उत्तर में स्थित था, ठीक है। ध्यान रखेंगे, गेहूं और जौ कहाँ पर, सुलेमान किरथर पहाड़ियाँ, और चावल की बात किया जाए तो विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदी के आसपास 4700 वर्ष पूर्व कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कहने मतलब है आज से 4700 वर्ष पूर्व पहले सिंधु नदी या उनकी सहायक नदी किनारे कुछ नगर बसे, ठीक है। इसी प्रकार गंगा या उसकी सहायक नदी किनारे या समुद्र तटवर्ती इलाकों के नगरों का विकास हुआ। कब विकास हुआ, लगभग 2500 वर्ष पूर्व विकास हुआ, ठीक है। सिंधु के आसपास के क्षेत्र कहा जा रहा है 4700 वर्ष पूर्व, तो गंगा और उनकी सहायक नदी के आसपास के क्षेत्र या समुद्री तटवर्ती इलाकों में जो नगर बसे वो कब, 2500 वर्ष पूर्व बसे, ठीक है। अगला देखिए पॉइंट है, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, जो कि बिहार, ठीक है, मगध वर्तमान में बिहार, आप कह सकते हैं पटना, पाटलिपुत्र नाम से जाना जाता था, इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में, ठीक है। फिर आगे चल के मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे हम लोग कि कितने विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था बिहार, ठीक है। आज वही बिहार जो सबसे नीचे पायदान पर खड़े हैं, ठीक है। खैर ये भी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देश के नाम की बात किया जाए तो अपने देश के लिए हम प्रायः 2 शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंडिया शब्द किससे बना है, इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया, ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से बना है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा गया। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, अभी से 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस कहा या अथवा इंदोस कहा, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा, ठीक है। जहाँ पे सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ईरानी और यूनानियों ने या तो हिंदोस कहा या तो इंडोस कहा,
ठीक है। और इसके पूर्व में स्थापित जो भूमि था उसको क्या कहा, इंडिया कहा, ठीक है, इंडिया कहा। नेक्स्ट बात देखिए क्या लिखा हुआ है कि भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ध्यान देने वाला दोस्तों इस बात का है कि भारत नाम का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा था, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों की समूह को किया जाता था, ठीक है, लोगों के एक समूह को किया जाता था। और वही नाम आगे चल के इस समूह का उल्लेख कहाँ हुआ है, संस्कृत के आरंभिक कृति ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद कब की है, 3500 वर्ष पुरानी, ठीक है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, ठीक है। ये एनसीईआरटी का लाइन है। एनसीईआरटी का लाइन ये है कि भारत का जो प्रयोग है स्टार्टिंग में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लोगों का एक समूह के लिए होता था, लेकिन इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया और बाद में ऋग्वेद से पूरे भारत में ऋग्वेद से उठाकर इसका नाम एक देश के नाम पर किया जाने लगा, ठीक है। आगे हम जानते हैं अतीत के बारे में। कैसे जानेंगे हम अपने अतीत के बारे में, जानने के लिए क्या मेरे पास होगा, तो जानने के लिए मेरे पास ये होगा, अतीत के जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना है और पढ़ना है। यह पुस्तक हाथ से लिखी कारण इसको हम पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। जो पहले लिखा गया था उनको हम ढूंढेंगे, पढ़ेंगे और हाथ पे लिखा गया था इसीलिए उसको पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो अंग्रेजी पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाली मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है, ठीक है, से निकला है, ध्यान रखेंगे। अगली बातें हैं कि यह पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों यानी पाम लीफ अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज यानी बिर्च नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीकों से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है, ठीक है। तो याद ध्यान रखेंगे पांडुलिपि किसमें मिलती है, या ताड़पत्र मिलती है या हिमालय क्षेत्र में उगने वाली एक भुर्ज नामक पेड़ की छाल जिसका विशेष तरीके से तैयार करके भोजपत्र पर लिखी जाती थी। प्रायः यह पांडुलिपियाँ मंदिर और विहारों में से प्राप्त होती थी, ठीक है। यानी ये पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती थी, अक्सर मंदिर में या विहारों में, बौद्ध विहारों में मिलती थी। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियाँ तथा विज्ञान आदि सही प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ देखें किस किस के प्रकार की चर्चा मिलती है, धार्मिक मान्यताओं, ठीक है, धार्मिक मान्यताओं, साथ ही साथ व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि, इन सब के बारे में, विज्ञान, सभी प्रकार के विषयों के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। यानी इस सब के बारे में चर्चा दिखाई पड़ता है, ठीक है। आगे ये भी आपको देखना है कि ये प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। उस समय जो आम लोग की भाषा है वो प्राकृत भाषा है, ठीक है, प्राकृत भाषा, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अभिलेख की बात होगा, ठीक है, अभिलेख की बात होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं, ठीक है। अभिलेख का जहाँ पे लिखा गया था या तो पत्थर पे लिखा गया था या कठोर धातु या कह सकते हैं धातु पर लिखा गया था, जो कि अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर, ठीक है, उत्कीर्ण किए मिलते हैं, ठीक है। उत्कीर्ण का मतलब लिखा हुआ मिलता है। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कहने का मतलब ये है कि अशोक ने क्या जरूरत थी उनको अभिलेख लिखने का, ठीक है। पहले भारत की बात किया जाए तो सबसे पहले अशोक ने अभिलेख लिखा। अभिलेख लिखने का उसका मेन मकसद था कि वो अपना बातें जनता तक पहुंचाए, और उसने अभिलेख जिस क्षेत्र में लिखा गया उस क्षेत्र में उस भाषा का बहुलता थी, ठीक है। और आप देखेंगे कि उत्तर पश्चिम में कुछ भाषाएं थी, तो भारत में अगर हम आएंगे यानी जो उत्तर भारत की बात करेंगे यहाँ कुछ भाषाओं में लिखी गई, ठीक है। और इस अभिलेख को वहाँ पर गाड़ा गया या उसको रखा गया जहाँ पे लोगों को आना जाना रहता था।
तो इसका मतलब ये हुआ, अभिलेख लिखने का मतलब ये है कि अपनी बातें, अपनी आदेश, अपनी बारे में लोगों तक पहुंचाने की बात है। ठीक है, अभिलेख का मतलब ये है। ठीक है, अब यही बातें यहाँ पर भी है कि उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उसका पालन कर सके। अभिलेखों में शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों लेखा जोखा रखा करते थे। यानी कहने का मतलब है, अभिलेख में उन लड़ाइयों की चर्चा होती थी जो शासक ने जीता और विजय प्राप्त किया, उनका लेखा जोखा भी रहता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं पुरातत्वविद के बारे में। पांडुलिपि और अभिलेख के अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक है, तो देखेंगे पांडुलिपि, अभिलेख, इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी, उनका प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हम आर्कोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारत के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। आप देखते होंगे। ठीक है, आर्कोलॉजिस्ट जो है वो पत्थर के बने घरों या ईंट के बने इमारतों के अवशेष का चित्र लेते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। मूर्तियाँ होती है उसके अध्ययन करते हैं। वो औजारों और हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन एवं खुदाई करते हैं। आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्का, ठीक है, इनकी प्राप्ति के लिए वो खुदाई करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की मिट्टी तक कुछ धातु की बनी होती है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो औजार मिला, बर्तन मिला, आभूषण मिला, सिक्का मिला, तो वो पत्थर का भी हो सकता है, पक्की मिट्टी का हो सकता है या धातु का भी बनी हो सकती है। ठीक है, ये सब बातें हैं। अगली बातें हैं कि पुरातत्वविद जानवरों, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डी भी ढूंढते हैं और उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे, किस प्रकार रहते थे। ठीक है, कैसे कैसे घरों में रहते थे, ये भी वाली बात है। पांडुलिपियाँ, अभिलेख तथा पुरातत्व की ज्ञात जानकारी के लिए इतिहासकार प्रायः किस शब्द का इस्तेमाल करता है? स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतिहासकार उसे कहेंगे जो अतीत का अध्ययन करते हैं। अब हम यहाँ पर तिथि का मतलब क्या है, तो कहीं कहीं देखेंगे आप लिखा मिलेगा आपको BC, कहीं पर लिखा मिलेगा AD। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वर्ष की जो गणना होती है, वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारा BC है और AD है, ध्यान इस बात का रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं घटी उसको हम BC में रखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म की घटना से के बाद ईसा मसीह के जन्म के बाद जो भी घटना घटी उसको हम AD में रखते हैं। ठीक है, यही बातें यहाँ पर लिखिए। देखिए कि ईसा मसीह जन्म से पूर्व सभी तिथियाँ ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। कहने का मतलब है कि जो अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले कोई भी घटना घटी है उसको हम ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानते हैं, और इसके बाद जो घटना घटी है, ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना घटी है, ठीक है, उसको हम ईसवी सन के रूप में जानते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो घटना घटी है उसको ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो घटना घटी है उसको हम ईसवी सन के रूप में जानते हैं। यही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व होती है, और अंग्रेजी में AD, हिंदी में ईसवी सन का तात्पर्य एनो डोमिनी से है। इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि हम AD का मतलब, ध्यान इस बार मैं बोल रहा हूँ, AD और यहाँ पर BC दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। AD BC का मतलब ये हुआ कि BC अगर जहाँ पर लिखा हो तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी बिफोर क्राइस्ट, जन्म से पूर्व, और AD का मतलब है कि एनो डोमिनी यानी ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। यानी उसका मतलब है कि ईसा मसीह जिस दिन जन्म हुआ था उस वर्ष से हम AD लिखेंगे, और अभी तक हमारा 2023 AD तक आ चुका है। ठीक है, तो ये था आपका इतिहास का पहला अध्याय। देखिए सेकंड अध्याय हम आपके लिए कल लेके आते हैं, और वो आपका होगा, ध्यान रखेंगे, वो टॉपिक होगा आखेट
खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। यानी कहने का मतलब है लोग जो शिकारी करते थे, भोजन संग्रह करते थे, उससे लेकर बढ़कर कहाँ तक चलेंगे हम कि भोजन उत्पादन तक, यानी लोग कृषि काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो लोग शिकारी से लेकर, शिकारी थे, संग्रहक थे, उससे लोग आगे बढ़ के कृषि करना शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड टॉपिक है। कल मिलते हैं, आज यहीं तक रुकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस जुड़े रहिए, आपको पूरे एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट मिलेगा, पर निचोड़ मिलेगा, बशर्ते आप जुड़े रहें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।